दोस्तों, इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। 100वें मिशन की तारीख थी 29 जनवरी 2025। अपने 100वें मिशन में इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से NVS-2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में टांग दिया था। और पिछले एपिसोड में हमने इसरो को उसके 100वें मिशन के लिए एक ट्रिब्यूट दिया था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर लिंक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में कई सारे सवालों के जवाब छूट गए थे। सवाल ये थे कि आखिर इसरो ने आम आदमी के लिए किया ही क्या है। आखिर इसरो के चंद्र या मंगल मिशन से या अंतरिक्ष में जाने से आम आदमी को क्या फायदा होगा। इसरो की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आम आदमी के काम आती हैं। क्या है इसरो की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे इसरो ने अपनी स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए लगभग 300 इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया है। कैसे इसरो ने दिव्यांग लोगों के लिए आर्टिफिशियल लेग्स के लिए एक बड़ा काम कर दिया। भारत का क्या होता अगर इसरो न होता। अब बिना देरी किए मिलकर इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपको भी लगता है इसरो केवल सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल, रॉकेट इंजन जैसी हाई क्लास स्पेस टेक्निक बेस्ड प्रोडक्ट ही बनाता है? इसका जवाब जानने से पहले आपको इसरो की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। क्या है इसरो की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी? दरअसल इसरो की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ऐसी कई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स आते हैं जो बेसिकली डेवलप तो किए गए थे स्पेस मिशन पर्पस के लिए, लेकिन अब इन्हें डिफरेंट सेक्टर या डिफरेंट पर्पस में यूज करने के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए नासा ने एक मटेरियल बनाया, अब वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। नासा ने एक मोटर बनाई, उसको अब डिफरेंट सेक्टर में यूज किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इन टेक्नोलॉजीज को अवेलेबल कैसे कराया जाता है। इसके लिए आपको जानना होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। दरअसल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक स्पेस PSU है, यानी सरकारी कंपनी है। इसे 2019 में बनाया गया था और इसे एक खास अधिकार दिया गया है। अधिकार यह है कि इसरो अगर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जिसका पॉसिबल कमर्शियल यूज हो, तो इस टेक्नोलॉजी को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी प्रोडक्ट को बनाने की रेसिपी। अब डेटा क्या कहता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपने बनने के बाद से अब तक कमर्शियल पर्पस के लिए 75+ टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया है। खास बात यह है कि इन 75+ टेक्नोलॉजीज का लगभग 45% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में गया है। इसके अलावा केमिकल्स और स्पेशल मटेरियल बनाने से रिलेटेड सेक्टर में भी कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई हैं। लेकिन यह मत सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाने के बाद ही शुरू हुआ। दरअसल 2019 से पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम स्पेस डिपार्टमेंट कर रहा था। स्पेस डिपार्टमेंट और इसरो द्वारा अब तक लगभग 400 तकनीकों को लगभग 300 से अधिक इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया जा चुका है। इन टेक्नोलॉजीज का लगभग सभी सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, एनवायरमेंट हो, सभी में यूज किया जा रहा है। जैसे हेल्थ सेक्टर को उठाइए, इसरो ने 2016 में एक लो कॉस्ट वाला आर्टिफिशियल हार्ट पंप बनाया। इसका नाम था LVAD यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अगर किसी का दिल कमजोर है और उसका दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा तो इसे लगवाया जा सकता है। हालांकि यह दिल को रिप्लेस नहीं करता, बस असिस्ट करता है। इसका इस्तेमाल पेशेंट तब भी कर सकता है जब उसके दिल को आराम देने की जरूरत हो, यानी ओपन हार्ट सर्जरी के वक्त या जब पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा हो तब इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि यह छोटा सा तो डिवाइस है, इसमें क्या खास बात है? खास बात है भाई, ये टाइटेनियम मिक्स्ड एलॉय मेटल से बनाया जाता है और ये टाइटेनियम बायोकम्पैटिबल होता है। इसे बनाने में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और सोचिए, इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इस डिवाइस का वजन पता है आपको कितना है? सिर्फ 100 ग्राम। बहरहाल, इसरो का दूसरा मेजर स्पिन ऑफ प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल फूड। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी जयपुर फूड का नाम सुना है? देखिए, जयपुर फूड एक सस्ता, टिकाऊ और हल्का आर्टिफिशियल पैर है। दिव्यांग व्यक्ति इसे लगाकर चल सकता है, दौड़ सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी डिसेबिलिटी कितनी है। जयपुर फूड को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति BMVSS ने डेवलप किया था और सबसे खास बात यह है कि BMVSS
जयपुर फूड को गरीबों और जरूरतमंदों को फ्री में या बिल्कुल नाम मात्र की कीमत पर दे देता है। यानी सेवा भाव से काम चलाया जा रहा है। इसी सेवा भाव में इसरो ने भी अपना योगदान दिया। इसरो ने आज नहीं बल्कि आज से 23 साल पहले अपनी एक बेहद खास टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर BMVSS को फ्री में ही कर दिया था। और ये टेक्नोलॉजी थी पॉलीयूरिथेन को बनाने का तरीका। पॉलीयूरिथेन इसरो द्वारा डेवलप किया गया बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल, जिसका यूज रॉकेट की मोटर बनाने में किया जाता था। अब यह समिति इसी पॉलीयूरिथेन को यूज करके आर्टिफिशियल फूड बनाती है। इससे बना आर्टिफिशियल फूड ट्रेडिशनल जयपुर फूड से बहुत हल्का और अधिक टिकाऊ होता है। इसे पहनकर चलने से दिव्यांग व्यक्ति को बहुत भार महसूस नहीं होता, चलने में बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इतना ही नहीं, पॉलीयूरिथेन से अब दूसरे प्रोस्थेटिक ऑर्गन भी डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसे ही इसरो ने पिछले साल बताया था कि अब उसने एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्मार्ट नीज यानी स्मार्ट घुटने डेवलप कर लिए। ये जल्द ही कमर्शियली अवेलेबल होगा और मार्केट में आने वाले सिमिलर प्रोडक्ट से 10 गुना तक सस्ता। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्मार्ट नीज तभी बनते हैं जब एडवांस्ड साइंस हेल्थ सेक्टर में यूज हो। इसके अलावा इसरो ने गैस से चलने वाला वेंटिलेटर डेवलप कर दिया। इसका नाम है SVASTA यानी स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंस। ये वेंटिलेटर इमरजेंसी केसेस में बहुत यूजफुल है। क्या आपको अभी भी लगता है कि इसरो ने केवल रॉकेट सैटेलाइट ही बनाए हैं या इक्का दुक्का हेल्थ डिवाइसेस ही बनाए हैं? अभी भी लगता है तो रुकिए, ये भी देखिए। इसरो ने कई ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए जो आजकल इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर। इसका नाम है ऑल्फेक्स। ये हर तरह की आग बुझाने के काम आता है, सिर्फ दिल की आग को छोड़कर। किशोर कुमार साहब ने भी बहुत पहले ये कहा था कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। खैर, इसरो ने हाई ग्रेड एडहेसिव्स को डेवलप किया। ये नॉर्मल एडहेसिव्स नहीं है जो हम आप यूज करते हैं, ये फेविकोल टाइप के एडहेसिव्स के पिताजी हैं। इन एडहेसिव से अगर एक बार कुछ जुड़ गया तो फिर जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहेगा। यह बताता है कि इसरो ने एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग में भी कमाल किया है। यह एडहेसिव ऑटोमोबाइल और दूसरे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हालांकि टूटे दिल के अलावा एडहेसिव सब कुछ जोड़ सकता है। एनर्जी और एनवायरनमेंट की बात करें तो इसरो ने अपने स्पेस शटल के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाई थी। अब यही बैटरी ईवी और एनर्जी स्टोरेज के लिए अवेलेबल है। इसरो ने हाई कैपेसिटी वाले सोलर पैनल डेवलप किए। अब इनका यूज सोलर पावर जनरेशन और रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए होता है। इसरो ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम इजाद किया। अब इसका यूज इंडस्ट्रीज में वाटर रिसाइकलिंग के लिए हो रहा है। इसके अलावा इसरो ने फायर सेफ्टी के लिए फ्लेम प्रूफ कोटिंग डेवलप किया। फ्लेम प्रूफ कोटिंग लगा दीजिए, शर्तिया आग नहीं लगेगी। इसके अलावा इसरो ने अपने बहादुर सोल्जर्स को एक्सट्रीम ठंड से बचाने के लिए एरोजेल बेस्ड थर्मल वेयर डेवलप किए ताकि -50 डिग्री सेल्सियस में भी सोल्जर्स छाती तानकर सीना तानकर देश की रक्षा कर सकें। इसके अलावा डिस्ट्रेस अलर्ट सिस्टम्स भी बनाया जिससे किसी डिजास्टर के समय सर्च एंड रेस्क्यू एफिशिएंट तरीके से हो सके। इसरो ने थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जिसका यूज स्पेस शटल को हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए किया जाता है और अब इसका यूज इंडस्ट्रियल ओवन, डिफेंस इक्विपमेंट जैसी चीजों में हो रहा है। इसरो ने स्पेस ग्रेड फूड प्रोसेसिंग भी इजाद की जिससे खाने पीने के आइटम बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते। इसका यूज एस्ट्रोनॉट्स करते हैं अगर इनको लंबे समय तक स्पेस कैप्सूल में रहना पड़ता है। हालांकि अब यही तकनीक मिलिट्री में भी यूज हो रही है। इसरो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मटेरियल पर काम करता है जिसका यूज एरोस्पेस डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में होता है। इसरो स्पेस ग्रेड टेक्सटाइल्स और दूसरे मटेरियल भी बनाता है जिससे एक्सट्रीम कंडीशन में ह्यूमन सरवाइव कर सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में, एडुकेशन में और न जाने कितने सेक्टर्स में इसरो की तकनीक को यूज किया जा रहा है। देखिए, इसरो के स्पिन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, बताते बताते 2-4 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इसरो ने ऐसी तकनीकों पर काम किया जिसका यूज हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर भी रहे होंगे तो हमें पता नहीं होगा। इसरो ने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए दिल से एक थैंक यू तो जरूर बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर इसरो न होता तो क्या होता? दोस्तों, इसरो ने साबित कर दिया कि कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। एप्पल इसरो का पहला खुद का बनाया हुआ खालिस देसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। इसे 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था।
ऐसे ही इसरो ने सैकड़ों कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसकी बदौलत भारत में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज का एक्सटेंशन हुआ। आपको याद होगा कि 90s के दशक में इक्का दुक्का टीवी चैनल आते थे और आज हजारों चैनल आते हैं। अगर इसरो ना होता तो भारत के गांवों और रिमोट एरियाज में आज भी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सर्विसेज बहुत लिमिटेड होती। अगर इसरो ना होता तो गांव गांव दूरदर्शन और रेडियो चैनल्स नहीं पहुंच पाते। हम आज की डेट में गांव जाकर फट से यूपीआई पेमेंट जो कर देते हैं, इसरो है इसके पीछे। एक बीमार बच्चे को इमेजिन कीजिए जो किसी दूर दराज के गांव में बीमार पड़ा है, उसका इलाज कैसे होगा? उसके माँ बाप को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कई घंटे चलना पड़ेगा। इस बीच कुछ हो गया तो, लेकिन इसरो ने इस समस्या का समाधान किया। कैसे? इसरो के टेली मेडिसिन नेटवर्क से। इसमें डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए इलाज करते हैं। इसरो के चलते देश में हेल्थ सर्विसेज गांव गांव पहुंच रही है। इमेजिन कीजिए कि एक किसान पूरी मेहनत से अपनी फसलें उगाता है, एक दिन अचानक से मौसम बदल जाता है और बेमौसम बारिश से उसकी फसल खराब हो जाती है। अगर वो जान पाता कि आने वाले दिनों में मौसम खराब होने वाला है तो वो समय रहते अपनी फसलों को बचा सकता था। इमेजिन कीजिए कि कोस्टल एरियाज में रहने वाले उन मछुआरों का क्या होगा जब वो मछली पकड़ने गहरे समुद्र में जाएं और तूफान आ जाए। अगर उनको पहले से ना पता चले कि तूफान आने वाला है और वो मछली पकड़ने चले गए तो उनकी जिंदगी तो खत्म समझिए। इमेजिन कीजिए एक गांव में अचानक बाढ़ आ जाती है, लोग अपने घरों को छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि पानी कहां तक बढ़ेगा। राहत कार्यों में भी देरी होती है क्योंकि किसी को भी ये जानकारी नहीं मिलती कि कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर मौसम की, तूफान की या बाढ़ की सभी सही जानकारी समय से मिल जाए तो काफी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके काम और जिंदगी मौसम या बाढ़, भूकंप या चक्रवात की फोरकास्टिंग से जुड़ी हुई है। यहीं पर इसरो की अहमियत समझ में आती है। इसरो ने वेदर फोरकास्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, चाहे इनसेट सीरीज के सैटेलाइट हो, चाहे कल्पना 1 हो, मेगा ट्रॉपिक्स हो, ओशन सेट हो या फिर रीसेट हो। सभी सैटेलाइट धरती के एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड क्लाइमेट को वॉच करते हैं। फिर साइंटिस्ट इसके डेटा के बेसिस पर फोरकास्टिंग करते हैं। इसरो ना होता तो आज हमें वेदर फोरकास्टिंग, तूफान या सुनामी की चेतावनी, मॉनसून के फोरकास्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए दूसरे कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता। सोचिए अगर इसरो ना होता तो न जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लग जाती। अगर इसरो नहीं होता तो भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी पर बड़ा इंपैक्ट आता। इसरो ना होता तो भारत का खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसरो के सैटेलाइट्स जैसे कि रीसेट और कार्टोसैट सीरीज से भारत की लंबी चौड़ी बॉर्डर्स को बारीकी से वॉच किया जाता है। इससे दुश्मन की एक्टिविटीज का पता लगता है। इसरो की सैटेलाइट्स ने इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर्स की निगरानी को बहुत मजबूत कर दिया है। आपको हैरानी होगी कि कार्टोसैट 3 जैसे एडवांस सैटेलाइट 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये छोटे से छोटे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। इससे भारत को हाईएस्ट ग्रेड जियो स्पाशियल इंटेलिजेंस मिलती है। ऐसे इंटेलिजेंस डेटा से भारत उस खतरे को पहले ही पहचान सकता है जो उसकी तरफ आने वाला है और सही कदम उठा सकता है। अक्साई चीन की ये वाली सैटेलाइट इमेज देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे चीन अक्साई चीन में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अगर इसरो के सैटेलाइट नहीं होते तो जब लद्दाख में चीन का शहर बस जाता और खुद चीन बताता कि भाई लड्डू खाइए, लद्दाख में चीनी शहर हुआ है, तब जाकर पता चलता। हमारी सैटेलाइट ने हमको पहले ही बता दिया कि भैया चीन बॉर्डर पर इलीगल एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसके बाद इंडिया ने पर्टिकुलर उस एरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक याद है आपको? 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना के जांबाज सोल्जर्स पीओके में घुस गए थे और टेररिस्ट लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद करके आ गए थे। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि अब इंडिया बदल चुका है और अब घर में घुसकर मारता है। ऐसे खुफिया मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते अगर इसरो के सैटेलाइट से सटीक रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। देखिए, आपके मन में सवाल आ सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके खुद के स्पेस प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उनको भी सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। उनकी सैटेलाइट भी लॉन्च तो हो ही जाती है, वहां भी टेलीफोन चलता ही है, टीवी सिग्नल आता ही है, मोबाइल नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं। बिल्कुल सही, ये सब मिल जाता है, लेकिन ऐसा करके उस देश का क्या जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्पेस प्रोग्राम वाले देश कुछ सर्विस प्रोवाइडर देशों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या गारंटी है कि ऐसे खुफिया डेटा की आड़ में सर्विस प्रोवाइडर देश जासूसी ना कर रहा हो? क्या गारंटी है कि सर्विस प्रोवाइडर देश ने आपकी सैटेलाइट में अपना खुद का खुफिया डिवाइस ना लगाया हो?
सोचिए अगर इनके रिश्ते बिगड़े तो क्या होगा। ऐसे खुफिया और बहुत सेंसिटिव डेटा देकर सर्विस प्रोवाइडर देश स्पेस प्रोग्राम वाले देशों को इनडायरेक्टली कंट्रोल किए रहते हैं। कब सरकार गिरवा दें, कब नई सरकार बना दें, कब इकोनॉमी बिगाड़ दें, कब बना दें, कब दंगे भड़का दें, ऐसे खतरे बने होते हैं। ऐसे केसेस में देशों की संप्रभुता ही दांव पर लगी होती है। देखिए, किसी के कंधे पर बैठकर ऊंचेपन का अभिमान तो होता है, लेकिन कंधे से गिरा दिए गए तो फिर जबान पर जमीन की धूल का स्वाद भी आ जाता है। बिना इसरो के भारत को भी बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डेटा के लिए विदेशी सैटेलाइट डेटा पर निर्भर रहना पड़ता और इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी चुकाने पड़ते। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात सही टाइमिंग की भी है, ऑथेंटिसिटी की भी है, संप्रभुता की भी है, दुनिया में पल पल बदलते इंटरनेशनल समीकरण की भी है। टाइमिंग से याद आया, कारगिल वॉर में क्या हुआ था? अमेरिका ने हमको डेटा देने से मना ही तो कर दिया था। देखिए, दुनिया एक बड़ा जंगल है, या तो शिकार करने की ताकत रखो या खुद शिकार हो जाओ। भारत ने इसरो के दम पर शिकार करने की हैसियत कमा ली है। इसके अलावा इसरो ना होता तो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आज जैसी है वैसी नहीं होती। पृथ्वी, धनुष, आकाश, नाग, त्रिशूल, निर्भय, अग्नि, ब्रह्मोस को भले ही डायरेक्टली इसरो ने ना बनाया हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसरो की ही जबरदस्त टेक्निकल एक्सपर्टीज ने भारत को मिसाइल डेवलप करने में मदद किया है। इनफैक्ट एक बार डीआरडीओ के अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे। इसरो की बदौलत हम आज 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के दिल में अपना खौफ पैदा करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा इसरो ने देश को सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन भी दिया, जैसे गगन और नाविक सिस्टम। इसके बिना मिसाइलों और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट को बारीकी से कंट्रोल करना मुश्किल होता। इसके लिए भी हमें विदेशी जीपीएस सर्विसेज जैसे अमेरिका का जीपीएस या रूस के ग्लानोस पर डिपेंडेंट होना पड़ता। हमें भी स्ट्रेटेजिकली दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता। इससे भारी आर्थिक लागत भी आती। कुल मिलाकर इसरो की वजह से इंडिया ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भरता हासिल की है। एक सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि मून मिशन और मार्स मिशन आखिर क्यों? क्या भारत बस अपनी वाहवाही के लिए यह सब कर रहा है? क्या अमेरिका ने किया इसलिए हम भी करके दिखाएंगे वाला भाव इसरो में भी है क्या? देखिए, चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 का एक बहुत बड़ा भंडार छिपा है। ये इतना ज्यादा है कि धरती के कंपैरिजन में लगभग 100 गुना ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर हीलियम का भंडार 1 मिलियन टन से अधिक हो सकता है। ये जो हीलियम 3 है ना, ये बहुत खास है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज किया जा सकता है, यानी चांद का हीलियम 3 धरती को कई हजारों साल तक एनर्जी देने की कुव्वत रखता है। इसे चांद का सोना कहा जाता है। इसलिए चांद की जानकारी जुटाना, चांद पर जाना इंसानों के लिए बेमतलब नहीं है। ये इंसानी सभ्यता के फ्यूचर का सवाल है। इसलिए हर देश लगा हुआ है कि वो ऐसी तकनीक बना ले जिससे हीलियम 3 धरती पर लाया जा सके। इसीलिए चांद पर ह्यूमन सेटलमेंट की भी बात होती है, ताकि फ्यूचर में प्रॉपर माइनिंग की जा सके। अब यह भी सवाल है कि मार्स पर ऐसा क्या पाया जाता है भाई कि नासा से लेकर इसरो तक मंगलगान करने पर तुले हुए हैं। एक बार सोलर सिस्टम में मार्स की सिचुएशन को देखिए। मार्स और जुपिटर के बीच आपको कई चट्टानें दिख रही होंगी और ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाती है। खास बात यह है कि ये एस्टेरॉयड मिनरल रिच हैं। कई एस्टेरॉयड में तो इतना गोल्ड छिपा है जितना पूरी धरती पर नहीं, और अभी तो सभी एस्टेरॉयड की जानकारी भी नहीं है। दरअसल मार्स हम इंसानों को इसी एस्टेरॉयड बेल्ट पर जाने की एक्सेस देगा। आपने नासा के कई मिशन के बारे में सुना होगा जो पृथ्वी के आसपास के एस्टेरॉयड से नमूने लेकर वापस आए हैं। ये सब फ्यूचर मिशन की ही प्लानिंग है। अब आप समझ गए होंगे कि इंसानों के लिए चंदा मामा और मंगल फूफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसरो इस दिशा में अपनी तैयारी क्यों कर रहा है। लेकिन इसके लिए इसरो को बड़ा बजट चाहिए। बजट से एक सवाल याद आया कि आखिर इसरो का बजट कितना है और इसरो का इकोनॉमी में योगदान कितना है। क्या आपको पता है कि 2024-25 के लिए इसरो का बजट कितना है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या आपको पता है इसी ड्यूरेशन में नासा का बजट कितना है? नासा का बजट इसरो से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक, यानी लगभग 15 गुना ज्यादा है। लेकिन इसरो ने अपने लिमिटेड बजट के बावजूद कई सफल मिशन किए हैं। जैसे 2013 के मंगल मिशन के लिए इसरो ने मात्र 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत लगभग 615 करोड़ रुपए थी। इसरो की कम बजट में बड़ा धमाका करने की बात ही इसे बहुत खास बनाती है। चलिए अब बात करते हैं इसरो का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, सिर्फ 2014 से 2024 के बीच इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स ने देश की इकोनॉमी को लगभग
$60 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही इन 10 सालों में लगभग 47 लाख नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए हैं। आप ये भी जान लीजिए कि जनवरी 2018 से नवंबर 2022 के बीच इसरो ने 19 देशों के 177 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च करके लगभग 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसरो के सैटेलाइट से हर सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, डिफेंस इंडस्ट्रीज सभी में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जो कि अल्टीमेटली जीडीपी को बढ़ाता है। इसरो की सैटेलाइट के कारण इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज एक्सपेंड हो रही हैं। आज इंटरनेट से न जाने कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। इसरो के कारण लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है, लाखों लोगों के सीने गर्व से भर गए हैं। क्या इसका हिसाब पैसों में किया जा सकता है? दोस्तों, इसरो ने बार बार दुनिया को बताया है कि इसरो फ्लावर नहीं फायर है। इसरो कभी नहीं झुकेगा। इसरो ने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर रखा था और आज इसरो के पास दुनिया भर के देश आते हैं। इसरो बताता है कि जरूरी ये नहीं कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, बल्कि जरूरी ये है कि हम पहुंचते कहां हैं। इसरो बताता है कि बड़े सपने देखने का दम रखो। अगर मेहनत सच्ची है तो असंभव कुछ भी नहीं। इसरो के पास शुरू में कुछ भी नहीं था, इक्विपमेंट भी नहीं थे, बजट भी नहीं था, लेकिन इसरो ने बता दिया कि सफल कैसे हुआ जाता है। इसरो की कहानी है संघर्ष, जुनून और सफलता की कहानी। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।